जनाब सदर साहब, प्रशांत टंडन साहब, अपूर्वानंद साहब और आमसू के तमाम डेलीगेट्स, आपका दिल्ली में खैर मक़दम है। और आपसे मुलाकातें पहले भी हुई, आसाम में हुई, और पिछले 10 साल से आपकी इस लड़ाई में हम भी एक सिपाही के तौर पे शामिल हैं। 2013 में दरख्वास्त हमने पहली दाखिल की थी, और ये जो मुकदमे चल रहे हैं वो 2009 से जो शुरू हुए, 2012 में और बढ़े, और फिर 2013 में आमसू के आने के बाद उसको एक डायरेक्शन मिलता चला गया। तो मैं पहले तो आपका वक्त लूँगा ये बताने के लिए, और मैं वो ले कर के आया हूँ कि 2013 से जो तारीख़ें पढ़ना शुरू हुई हैं, जिस मुकदमे को आप लड़ रहे हैं, और उसमें किस तरह से क्या क्या नोयत आई सामने और कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। सबसे पहले एक 20 जुलाई 2009 को चीफ जस्टिस उस वक्त के बालाकृष्णन साहब और जस्टिस पी सदाशिवम जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उन्होंने नोटिस जारी किया था आसाम पब्लिक वर्क वाले केस में। तो 2009 में जो पहली नोटिस जारी हुई वो आसाम पब्लिक वर्क के मैटर में हुई। फिर वो ज़्यादा आगे कुछ बढ़ा नहीं। उसके बाद फिर 2012 में असम सम्मिलित महासंघ ने रिट दाखिल की, और वो 2013 में आकर के उस मुकदमे के साथ टैग हो गए। अब दोनों मुकदमे एक साथ चल रहे थे। उनका एक बुनियादी मकसद ये था कि ये जो 1971 की कट ऑफ डेट है, ये मुख्तलिफ क्यों हो। जब पूरे मुल्क के लिए जो डेट है वही डेट असम के लिए भी हो। ये बहस चलती रही, और फिर आकर के 2014 में जस्टिस रंजन गोगोई साहब और जस्टिस नरीमन ने 17 दिसंबर 2014 को एक 13 सवाल फॉर्मुलेट किए, 13 क्वेश्चंस जो थे वो फॉर्मुलेट किए, और उन 13 सवालों का लबलवाब ये था, उसका जो हासिल ये था कि कट ऑफ जो है वो मुख्तलिफ आसाम के लिए अगर क्यों हो, क्योंकि अगर वो होगी तो जो आसाम के लोगों का आर्टिकल 29 में राइट्स हैं कल्चर को लेकर के, कल्चर को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, वो वायलेट होंगे, और उनका जो बराबरी का राइट है आर्टिकल 14 में वो वायलेट होगा। और एक सिलसिलेवार उन्होंने 13 के 13 सवाल खड़े किए, और वो 13 सवाल को लार्जर बेंच में रेफ़र किया। अब वो अल्टीमेटली अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र हुआ। तो जो कल मुकदमा था वो उससे पहले एक पेशी लगी थी, क्योंकि जस्टिस ललित ने आने के बाद ये 2014 से जो, और उससे पहले से जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस नहीं बनी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बना दी। हम लोग जिस बेंच के सामने हैं वो जस्टिस चंचूड़ की बेंच है। जस्टिस चंचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस मुरारी की हम लोग की बेंच है। उसमें हम लोग का मुकदमा टेकअप किया, और उसने पहली सुनवाई में तो ये हुआ कि मुकदमे को कब सुना जाए या उसको कैसे आगे चलाया जाए, इस बात के ऊपर वो मुलतवी हो गया था कल तक के लिए। जब कल सुनवाई के लिए आया तो उसमें वो 13 सवाल के सिलसिले में ये हुआ, क्योंकि उसको इतनी सारी पार्टीज़ हैं उसके अंदर दोनों तरफ से, और उन पार्टीज़ के अलग अलग सबमिशंस हैं, उनके बहुत से उसके ऊपर सबमिशन हैं जिनको वो अपना पेश करना चाहते हैं। उसकी उन दलीलों के लिए बहुत से केस लॉज हैं उसके बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये तय किया कि दोनों हिस्सों से एक एक वकील को तय करेंगे कि वो उन सब को इकट्ठा करे, पहले तो उन सब को जमा करे, उसको फॉर्मुलेट करे और उसको दाखिल करे। तो उसमें एक उनकी तरफ से वकील बनाया गया सरकार ने, और जो बाकी प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से आपके मुझ खादिम को उन्होंने बनाया ज़िम्मेदार। अब वो जो सवाल थे 13, अब वो आइंदा उसमें बहस होगी, उसके लिए सारी चीज़ें की जाएंगी, लेकिन उसका फ़कत एक
जो बुनियादी हिस्सा है कि 1971 की कट ऑफ डेट को क्यों ना हटा दिया जाए। अच्छा, जब 2014 में ये रेफरेंस हो गया तो जो एनआरसी की बेंच थी वो जो मुकदमे को देख रही थी, क्योंकि उनका ये मकसद ये भी था उस मुकदमे का जो 562 और 274 थे जो 2009-2012 में दाखिल हुए कि आसाम में एनआरसी कराई जाए, उस बात को लेकर के आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने मॉनिटरिंग करना शुरू की। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की फॉर्मर जजेस की कि किस तरह से एनआरसी को तैयार किया जाए, उसकी प्रिपरेशन की मॉडलिटीज़ क्या हों। 2015 में वो ऑर्डर हुआ। फिर कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप अपडेशन के सिलसिले में जिन अफसरों को ये ज़िम्मेदारी दें उन्हें कोई और ज़िम्मेदारी ना दें ताकि वो फारिग रहें इस ज़िम्मेदारी को करने के लिए। उसके बाद फाइनेंस और होम मिनिस्ट्रीज़ जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की और इवन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की, उनसे कहा गया कि जो डेटा है जो स्टेट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुआ था उसके पास पैन के सिलसिले में, इलेक्टोरल रोल्स के सिलसिले में, पासपोर्ट के सिलसिले में, उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। ये ऑर्डर है 13 जनवरी 2016 का। उसके बाद फिर 26 अक्टूबर 2016 में स्टेट कोऑर्डिनेटर ने रिपोर्ट एक दाखिल की, ये कहते हुए कि क्या क्या उन्होंने आगे तैयारी कर ली है और वो उनको क्या क्या और चाहिए। उसमें एक उनकी ये भी डिमांड थी कि जो 28 स्टेट्स हैं उनसे भी रिस्पांस मांगा जाए, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वहाँ के ऊपर भी इन्वॉल्व हैं, तो जो लोग यहाँ के हैं मुकीम उनके डॉक्यूमेंट्स उन स्टेट से भी वेरीफाई किया जाए। फिर 2016 में दिसंबर में प्रतीक हजेला साहब ने एक और रिपोर्ट दाखिल की और उसके बाद कोर्ट ने 16 स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज़ को ऑर्डर किया कि वो जल्द से जल्द एनआरसी के कोऑर्डिनेटर की जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन की उसको जल्द से जल्द उसको पूरा करें। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को ये हुक्म दिया कि वो 11 मुल्कों से जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स के वो कराएं। ये सब प्रोसीडिंग्स में जो इलेक्शन कमीशन था उसको भी शामिल किया गया कि इलेक्शन कमीशन भी उस प्रोसेस में शामिल रहे। फिर 2017 में 14 फरवरी 2017 को स्टेट कोऑर्डिनेटर ने एक जजेस को चेंबर में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक यही बात ढूंढी जा रही है कि एनआरसी को कैसे किया जाए। उसके जो बुनियादी ढांचा है वो कैसे बनाया जाए, उस बुनियादी ढांचे में डॉक्यूमेंट्स कैसे लिए जाएं, उन डॉक्यूमेंट्स की अपनी क्या हैसियत है, उनकी पायदारी, उसको पहले से टेस्ट किया जाए। ये तमाम कवायद चल रही है। अभी ये नहीं तय हो पाया है कि वो क्या स्ट्रक्चर होगा। इस प्रेजेंटेशन में जो हुआ उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे और असम के स्टैंडिंग काउंसिल थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे, ये सब लोग इसके अंदर शामिल थे। फिर उसके बाद 2017 नवंबर में एक पार्शियल 2 करोड़ लोगों के लिए ऑर्डर किया गया कि 31 दिसंबर 2017 तक पब्लिश किया जाए जो एनआरसी के सिलसिले में लिस्ट है उसको पब्लिश करने के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने उसके अंदर ये रीज़न्स आए कि अभी उसको पब्लिश मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इस प्रोसेस को और ज़्यादा टाइम चाहिए। और वो और टाइम फिर अगली तमाम पेशियों में वो टाइम मांगा जाने लगा। लेकिन फिर अल्टीमेटली 31 जुलाई में जो ढांचा फिर उसके बाद उस प्रेजेंटेशन के बाद जो तैयार हुआ कि क्या क्या चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, क्या क्या नहीं शामिल की जा सकती हैं, उसमें हम लोग से भी राय ली गई और दूसरे लोगों से भी राय ली गई और उसके बाद फिर एक ढांचा उन्होंने एक उसको तैयार किया। मगर वो जो ढांचा तैयार हुआ वो ये नहीं था फाइनल था। इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वो एनआरसी उसमें जो उसमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, उसमें मुश्किलात आ रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए उसके सिलसिले में तरमीम भी होती रही
और वो तरमीम का भी सिलसिला चलता रहा। जो स्टेट कोऑर्डिनेटर इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए ज़िम्मेदार था वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को। और इस सब के पीछे एक और बैकग्राउंड है, वो मैं उस पर बाद में आऊँगा, मैं ये बस मुख्तसर सी बात ख़त्म कर लूँ कि 31 जुलाई को तकरीबन जो रिपोर्ट आई, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर ने इन्फॉर्म किया कि हमने जो ड्राफ्ट पब्लिश किया है 31 जुलाई 2018 को, उसके अंदर तकरीबन 40,70,707 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ड्राफ्ट एनआरसी से बाहर हैं। फिर कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का प्रोसेस है उसको लॉन्च कर दिया जाए और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, अच्छा क्लेम्स जब ये प्रोसेस हो गई तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का भी एक डिवाइस करना था कि अब उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो एक पूरा एक मरहला था और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया कि उसको कैसे किया जाए। उसके बाद फिर अगस्त में जुलाई में 2 पेशियाँ हुई, फिर अगस्त में 2 पेशियाँ हुई, फिर सितंबर में 2018 के 2 पेशियाँ हुई, फिर अक्टूबर में एक पेशी हुई और फिर नवंबर में पेशी हुई। और उसमें जो फाइनली जस्टिस रंजन, उस वक्त जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस हो गए थे, तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस नरिमन ने कि स्टेट कोऑर्डिनेटर ने जो चीज़ें प्रपोज़ की थी वो उन्होंने फाइनली, हमारी भी बात उसमें काफ़ी मानी गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिनको हम चाहते थे एक्सक्लूड किया जाए, जो पायदारी नहीं थी, वो कुछ एक्सक्लूड भी किए गए और कुछ उनके जो थे वो माने भी गए। और अल्टीमेटली उन्होंने एक डेट प्रिस्क्राइब की कि क्लेम्स जो हैं वो 15 दिसंबर 2018 तक सबको दाखिल करना होगा। जो नोटिस इशू करने का वक्त है वो 15 जनवरी 2019 तक होगा। फिर जो वेरिफिकेशन होगा वो 1 फरवरी से शुरू होगा। तो इस तरह से वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के थे वो कंप्लीट हुए और उसके बाद जो पब्लिकेशन हुआ उसके अंदर जो टोटल लोग 31 अगस्त 2019 को जो फाइनल एनआरसी पब्लिश हुआ उसमें 3,11,21,004 लोग जो हैं वो एलिजिबल पाए गए और सिर्फ 19,06,657 लोग उससे बाहर हुए जिनको मज़ीद क्लेम करने की, अपील करने का पूरा एक मौका है। अब इस सब के पीछे एक बैकग्राउंड आप ये देखिए कि जब 1971 में बंटवारा हुआ, जब बांग्लादेश बना, उसके बाद से एक ये डिमांड थी कि बहुत से लोग जो हैं वो बांग्लादेश से यहाँ आ गए हैं और वो एक डिमांड इतनी बढ़ती गई कि 1900 उससे एक हालात इतने ख़राब हुए कि उसको फिर एक सेटल किया असम के अकॉर्ड ने और वो 1985 के अंदर वो सेटल हो गया। और उसके बाद उसमें ये कट ऑफ तय हुई, यानी 1985 में 1971 की कट ऑफ डेट तय हुई। उस कट ऑफ डेट के बावजूद भी एक, और उसके अंदर और भी चीज़ें थी कि एनआरसी भी होगी और डेवलपमेंट की भी चीज़ें थी, तमाम चीज़ें थी। उस सब के बावजूद भी एक उस वक्त एक सोशल एक्टिविस्ट थे सर्बानंद सोनोवाल साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया आईएमडीटी को लेकर के और ये कहा कि यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं जो घुसपैठिए हैं जो यहाँ मौजूद हैं। उसके ऊपर एक रिपोर्ट थी गवर्नर साहब की 2005 की, उससे पहले की, और उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल में उस रिपोर्ट के बेसिस पे, क्योंकि गवर्नर साहब ने बात लिखी कि यहाँ बहुत लोग बाहर के मौजूद हैं। और एक बात ये एक आ गई आम तौर पे कि वहाँ बहुत से लोग बाहर के मौजूद हैं जिसको डिटेक्ट नहीं किया गया है। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि यहाँ बहुत से लोग हैं बाहर के जिनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट होने, और उसके अंदर उनका कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, बहुत सख्त ज़बान लिखी गई। और वो जो ज़बान थी कि यहाँ बाहर के लाखों लोग हैं, वो एक लंबे वक्फे तक पूरा एक तरह से पहचान सी बन गई उस जगह की कि यहाँ ये पूरी चीज़ डिस्टर्ब्ड है। अब आप देखिए वही सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे ये फ़ैसला आया था कि यहाँ इतने बाहर के लोग हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही जब मॉनिटर करके उसको, यानी कि एक तरह का फ़ैसला
कहा जाए पहले हो गया था और इन्वेस्टिगेशन बाद में हुआ, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि फ़कत 19 लाख लोग यानी 3 करोड़ 30 लाख लोगों में से 95% लोग एलिजिबल हैं, इंडियन हैं। सिर्फ 5% अभी एक तरह से डाउट में है जिनके पास राइट टू अपील है। तो वो बात कहाँ गई कि करोड़ों लोग और लाखों लोग यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट से ये बात प्रूफ हो गई, जो बात जहाँ से चली थी और वो बात कहाँ जाके ख़त्म हुई। एक तो बहुत बुनियादी बात उसमें ये है कि वो बात ही शायद बिला वजह की थी, जिसको इस नतीजे पे पहुँचना ही था। और इस प्रोसेस में जो प्रोसेस वहाँ हुई और आप लोगों ने सबने एक एक ने उसको झेला है वहाँ के ऊपर, वो क्या तवालत का दौर था। और उसमें मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि अगर कहीं और के इलाके में होते तो कहाँ लोगों के पास इतने शनाख्ती कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स कहाँ होते। क्योंकि वहाँ के ऊपर इस तरह के हालात थे तो लोग पहले से उसके लिए तैयार थे। जिन इलाकों में जो बीमारियाँ होती हैं लोग उसके वहाँ इलाज पहले से घरेलू भी करके रखते हैं और दूसरे भी करके रखते हैं, तो शायद इस वजह से आपके पास उसकी दवा थी और आपने उस पूरे के पूरे मर्ज़ को मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गया और उससे एहतियाब हो गया। अब जो हालात बन रहे हैं कि ये एनआरसी जो थी वो इसका रीवेरिफिकेशन होना चाहिए, ये बात रेस की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो प्रोसेस बनाई है उसके अंदर रीवेरिफिकेशन इनबिल्ट है, सबका वैसे ही रीवेरिफिकेशन हो गया है। और ये जो लोग हैं, क्योंकि ये बात कही जाती थी और उसके इशारे आपकी तरफ होते थे और उसके बड़े कम्युनल इशारे होते थे, लेकिन अब ये जो 19 लाख लोग हैं इसमें तो ऐसी कोई कम्युनल वाली बात नहीं है। इसका जो लोग कम्युनल इल्ज़ाम लगाते थे वो खुद इसको एनालाइज करें, हम लोग अपनी ज़बान से क्यों कहें कुछ भी, उसकी रियलिटी को समझें कि वो क्या रियलिटी है और क्यों लोगों को परेशान किया गया। आज जो हालात हैं तो ये बुनियादी बात आपकी, और उसके अंदर 2013 से इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल साहब और सलमान खुर्शीद साहब, उसमें संजय हेगड़े साहब भी, तमाम सीनियर एडवोकेट्स ने हम लोग का भरपूर ताउन किया, हमारी बहुत उसमें आप सबकी मदद की। और हमारे दोस्त खद्दाम, इनको जो बुनियादी तौर के ऊपर जो चीज़ें सोचते हैं, तैयार करते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर ही तकरीबन सारी प्लीडिंग्स और आर्गूमेंट्स और उसकी फाउंडेशन वो बना और हम लोग इस कामयाबी तक पहुँचे। आज हम ये बात कह सकते हैं कि एनआरसी के सिलसिले में आसाम एकदम पाक साफ़ है, एकदम उसमें जो भी सिचुएशन थी वो तकरीबन क्लियर हो गई है। अब आप उस इफ़ यू वांट टू सस्टेन अ कंट्रोवर्सी एंड यू वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आप कोई एक चीज़ उठाना चाहें या बनाना चाहें वो, लेकिन उसकी रियलिटी सामने आ चुकी है और उस ये जो रिज़ल्ट है ये तो अभी भी फाइनल जो 19 लाख लोग हैं उनके कंटेक्स्ट में वो अभी नहीं है, वो तो उनके पास अभी मौका है। ये फिगर और डिप करेगी, यानी 5% से भी और कम वो होगी अल्टीमेटली फिगर। तो ये तो आपके मुकदमे की नोयत है। और अब जो ये 5 जजेस में जो क्वेश्चन है 1971 का, उसको अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको डिफेंड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिफेंड कर रही है और हम भी डिफेंड, क्योंकि वो लेजिस्लेशन का पार्ट हो गया। सेक्शन 6 से जो बना वो तो एक सबके एक हालात से एक मशवरा हुआ, उस मशवरे से एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे से एक इनैक्टमेंट हुआ। तो वो इनैक्टमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? और हम लोग को उसमें पूरी उम्मीद है कि जो कानून और सच के एतबार से वो नतीजा सबके फेवर में आएगा। अब एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो हालात हैं आपके यहाँ भी, आपने तो सबसे ज़्यादा उन हालात को झेला और पूरे मुल्क में भी। वो हालात ये हैं कि ये बात ठीक है कि मुसलमान परेशान किया जा रहा है और क़स्दन परेशान किया जा रहा है, मगर एक बात हमें बहुत बुनियादी समझनी है कि मुसलमान को जो परेशान कर रहे हैं वो हिंदू परेशान नहीं कर रहे हैं, वो कुछ मफाद परस्त सियासी लोग परेशान कर रहे हैं। हम उसको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये हिंदू और मुसलमान की कहीं लड़ाई नहीं है।
कुछ लोग जो सियासत का उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, उस सियासत के मॉडल बनाम मुसलमान, बनाम आवाम, बनाम मुल्क, बनाम सब चीज़ें, लेकिन वो लड़ाई बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान नहीं है। 1100 साल से हिंदू मुसलमान राज़ी खुशी यहाँ रह रहे हैं। अभी एक एक्सपर्ट मिले थे, वो कह रहे थे कि 1890 या कब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 700 साल में तो 7 या 6 अगर मुसलमान और हिंदू के कोई झगड़े हैं तो रिकॉर्डेड है। तो 700 साल से कोई झगड़े नहीं होंगे और 70 साल में इतने झगड़े हो जाएंगे। तो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो इस बात को सोचना होगा। जब हम ये बात कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, तो हम उस बात की तायद करते हैं जो वो चाहते हैं कि हम कहें। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। हिंदू और मुसलमान जिस तरह से रहते आए हैं 1100 साल से, वैसे 1100 साल से हज़ारों साल तक रहते रहेंगे। ये जो मॉडल है, ये जो सोच है, ये जो सनक है, ये जो बीमारी है, ये वक्ती है और ये वक्ती बीमारी दूर होगी। आपको उम्मीद के साथ, हौसले के साथ और उन सबसे बड़ी चीज़ सूझबूझ के साथ इसको डील करना है। और मेरे ख़्याल से इस मुल्क में जितना ज़्यादा आसाम के लोगों ने सूझबूझ दिखाई है, ख़ास तौर से आप मुसलमानों ने और तमाम तंजीमों ने जो सूझबूझ दिखाई है, वो बेमिसाल है इस मुल्क में, बेमिसाल है इस मुल्क में। इतने प्रोवोकेशन, इतने संगीन हालात के बावजूद आपने कहीं पे भी इस तरह के कोई कानून को हाथ में लेने की कोई चीज़ नहीं की, बल्कि आपने अपनी पूरी जान और सलाहियत हम जैसे लोगों के ऊपर सलाहियत लगा करके उसको मुकदमा लड़ के कामयाबी को हासिल किया है। वही तरीक़ा है। और मैं बस आखिरी एक और बात कहूँगा कि जब भी इस तरह के आपको हालात लगें कि ये इतनी ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हम उसके लिए, तो उस वक्त आप मुझे, मेरी दरख्वास्त है कि आप सिर्फ उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफ़ी है या उसकी तफसीर है, उसका एक पेज भी अगर पढ़ लेंगे तो आपको किसी से नफ़रत नहीं लगेगी। तो आपको कोई दुश्मन नहीं लगेगा, आपको कोई भी किसी से बदगुमानी होगी वो दूर हो जाएगी। तो उसका एक वरक़ जो है वो पढ़ लिया कीजिए जब हालात बुरे होने लगें या आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया और इस लड़ाई में मैं हाज़िर हूँ, हाज़िर रहूँगा जब तक के मौजूद हूँ। और उसमें बहुत से ऐसे किस्से हैं और उस 10 साल में जो ख़द्दाम के और हम लोग के ऑफ़िस के और तमाम चीज़ों के हुए। बल्कि कल ही का ये सानिया है कि हमारी बीवी की का तबीयत नहीं ठीक थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका ऑपरेशन था और उसी वक्त ये वाली पेशी थी। तो घर के सब लोग वहाँ मौजूद थे सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कोर्ट में यहाँ मौजूद था इस जिम्मेदारी के लिए। और सब आपकी दुआओं से वो ऑपरेशन भी अच्छा रहा और वो ठीक रहा। और मुझे तो ये डर था कि मुझे बाद में वो कहेंगी कि तुम चले गए मुझे इसमें छोड़ के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुमने ठीक किया कि तुम वो ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।